सेक्शन डी में क्वेश्चन 34 है सृष्टि हीटेड इथेनॉल with the compound A in presence of a few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed। तो यहाँ पे सृष्टि जो है ना वो इथेनॉल को एक कंपाउंड ए के साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म कर रही है और ऑब्जर्व करती है कि एक कंपाउंड बी बना हुआ है जिसका स्मेल जो है ना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वीट है। When B is treated with sodium hydroxide, it gives back ethanol and a compound C। और ये जो कंपाउंड बी है उसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर इथेनॉल वापस दे देता है और उसके साथ में कंपाउंड सी भी देता है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ए बोलता है कि आइडेंटिफाई ए एंड सी, तो इसमें ए और सी को आइडेंटिफाई करना है। बी है गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी, और बी में हमको बताना है कि जो यूजेज है कंपाउंड्स ए और बी का। और सी है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसको हमको लिखना है और जो रिएक्शंस हैं उनके नाम को भी लिखना है। जो ए है वो एथेनोइक एसिड है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एथेनोइक एसिड जब एथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड जो लिखा है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 है या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बी है वो ईस्टर बना रहा है और वाटर यहाँ पे निकल रहा है। और जो ईस्टर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एथिल अल्कोहल फिर से हमको मिल रहा है और साथ में मिल रहा है सोडियम एथोनेट, या जिसको कॉमनली हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं, या जिसका केमिकल फार्मूला है CH3COONH। तो देखिए यहाँ पे ए हो गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और जो सी है वो सोडियम एथोनोएट है या सोडियम एसीटेट है। यहाँ पे कंपाउंड ए जो है ना वो एथेनोइक एसिड है और कंपाउंड बी एस्टर है। 30 पेज में एस्टर के यूजेज दिया हुआ है। एस्टर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ये परफ्यूम बनाने के काम आता है। एंड एज फ्लोरिंग एजेंट्स, और ये फ्लोरिंग एजेंट्स के रूप में भी काम आता है। एथेनोइक एसिड को सामान्य तौर पे एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका 5 to 8% सॉल्यूशन जो है वाटर के साथ में विनेगर कहलाता है। और विनेगर का वाइडली यूज होता है पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, अचार को सुरक्षित रखने के रूप में। थर्ड में फर्स्ट जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे ईस्टर फॉर्म करता है और वाटर रिलीज करता है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन। सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में जब ईस्टर को NOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो फिर से हमको एथिल अल्कोहल मिलता है और इसके साथ में सोडियम एथोनेट या जिसका कॉमन नेम सोडियम एसीटेट है वो हमको यहाँ पे मिलता है। आंसर शीट में इस आंसर को हमको लिखना है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स ईस्टर, ईस्टर स्मेल इज स्वीट। ठीक है, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से तो ईस्टर देता है, हम समझ चुके हैं रिएक्शन को। और ईस्टर का जो स्मेल होता है ना वो स्वीट होता है। अब इसका ए वाला आंसर लिखेंगे कि हियर ए इज एथेनोइक एसिड, जो हम इसमें समझ चुके हैं अभी, एंड सी इज सोडियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, और सी जो है ना वो सोडियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड है। इसके बाद इसके आंसर बी में हम लोग लिखेंगे कि कंपाउंड एज यूज्ड एज विनेगर इन प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, और जो कंपाउंड ए है जो कि एथेनोइक एसिड का एक रूप है विनेगर, वो यूज किया जाता है पिकल्स के रूप में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। और कंपाउंड बी यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इसको भी हम समझ चुके हैं। और इसका सी देखिए, सी में जो पहला रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ईस्टर बन रहा है और वाटर आ रहा है। दूसरा जो रिएक्शन है वो सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन है, जिसमें ईस्टर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एथिल अल्कोहल को वापस बना ले रहा है और सोडियम एसीटेट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। 34 के आर में क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विथ एथेनॉल एट 443 केल्विन, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या रोल होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब इसको एथेनॉल के साथ में गर्म किया जाता है 443 केल्विन पे, और जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे लिखना है। इसी का बी है रेसू बाई मिस्टेक फॉरगॉट टू लेबल द 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। रेसू जो है गलती से भूल जाता है
दो टेस्ट ट्यूब को जिसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड रहते हैं उसको लेबल करना या उसमें नाम लिखना, दोनों उसको समझ में नहीं आता कि किसमें एथेनॉल है और किसमें एथेनोइक एसिड है। सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस करेक्टली, हमको उसको सजेस्ट करना है कि किस एक्सपेरिमेंट से वो जान सकता है कि किसमें एथेनॉल है और किसमें एथेनोइक एसिड है। इलुस्ट्रेट द रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस, के जो रिएक्शंस हो रहा है उसको केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से हमको बताना है। अब इसका आंसर ए में लिखेंगे कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्स एज अ डाइहाइड्रेटिंग एजेंट व्हेन इट इज हीटेड विथ एथेनॉल एट 443 केल्विन, कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है जब इसको हम गर्म करते हैं एथेनॉल के साथ में 443 केल्विन पे। रिएक्शन को लिखेंगे कि द रिएक्शन इन्वॉल्व इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन माने एल्कोहल से H2O बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए एथिल एल्कोहल है C2H5OH, जब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट किया जाता है तो यहाँ पे एथिन बन रहा है और वाटर जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है H2O। अब इसी का सेकंड का आंसर बी में देखेंगे कि रेसू कैन डिफरेंशिएट एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बाई रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट विद द सैंपल्स। तो देखिए रेसू जो है ना डिफरेंशिएट कर सकता है एथेनॉल को और एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा के। एथेनॉल विल नॉट रिएक्ट, एथेनॉल जो है ना सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वेयर एज एथेनोइक एसिड विल गिव ब्रिस्क इफर्विसेंस फीज बबल्स, जबकि एथेनोइक एसिड जो है ना ब्रिस्क इफर्विसेंस देता है जिसमें फीज और बबल्स होते हैं। अब रिएक्शन यहाँ पे देखिए द कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस आर गिवन एज, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हमको ऐसा लिखना है। यहाँ पे 2CH3COH एथिल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में Na2CO थ्राइस के साथ में, यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल रहा है ना वही फीज और बबल्स बनाता है। दूसरा, जब एथेनोइक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट फिर से बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इन दोनों ही केस में देखिए ये जो एथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, जबकि जो एथेनॉल है वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता। तो इससे आसानी से रेसू जो है ना पहचान लेगा कि कौन सा एथेनॉल है और कौन सा एथेनोइक एसिड है। क्वेश्चन 36 है द डायग्राम एबव इज ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाउस होल्ड सर्किट का एक सिमेट्रिक डायग्राम दिया हुआ है। द हाउस शोन इन द एबव डायग्राम हैज 5 यूजेबल स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड, और ये घर जो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बने हुए हैं। फॉर दिस हाउस द मेंस हैव अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड द नेट करेंट कमिंग फ्रॉम द मेंस इज 22 एम्पियर। तो इस घर के लिए जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और जो करेंट है मेंस से जो आ रहा है वो 22 एम्पियर का है। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेंस, कि जो मोड ऑफ कनेक्शंस है सारे स्पेसेस में घर में जो कि मेंस से आ रहा है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो कनेक्शंस हैं उसके सेम सिरे, जैसे कि सिरा ए है वो यहाँ पे एक साथ जुड़ा हुआ है और बाकी जो हिस्से हैं यहाँ पे सिरे बी से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा कनेक्शन होगा, ये होगा पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सेम सिरे जुड़े हुए होते हैं। और ऐसे भी इसको याद रखिएगा कि जो हाउसिंग में कनेक्शन होता है घर में वो पैरेलल कनेक्शन ही होता है। अब 36 के आंसर में लिखेंगे कि द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेंस इज पैरेलल। अब इसका क्वेश्चन भी देखिए कि द स्पेसेस 5 and 4 हैव द सेम रेसिस्टेंस एंड स्पेसेस 3 and 2 हैव रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 5 और 4 प्लेसेस है इसमें के जो रेसिस्टेंस सेम है और स्पेसेस 3 और 2 के जो रेसिस्टेंस हैं वो 20 ओम और 30 ओम है। स्पेस 1 हैज अ रेसिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5, और स्पेस 5 में जो रेसिस्टेंस है उससे डबल रेसिस्टेंस जो है ना स्पेस 1 के पास है। तो व्हाट इज द नेट रेसिस्टेंस फॉर स्पेस 5, तो स्पेस 5 के लिए नेट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना एक पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए हम लोग 5 और 4 को x ओम मानते हैं तो 1 जो है ना 2x ओम हो जाएगा और पैरेलल कनेक्शन को यूज करके फिर स्पेस 5 पे हम जो रेसिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि ये जो कनेक्शन है हाउस होल्ड कनेक्शन वो पैरेलल होता है तो इसको हम इस डायग्राम से काफ़ी ईजी वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम बनाया हुआ है, ये स्पेस 1 का
रेसिस्टेंस है और उसी प्रकार से 2, 3, 4, 5 के रेसिस्टेंस को यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्शन में अरेंज किया है, जो कि 220 वोल्ट के एसी मेंस के सप्लाई से कनेक्टेड है और एसी मेंस से जो करंट निकल रहा है वो 22 एम्पियर का निकल रहा है। फिर इस क्वेश्चन में 5 और 4 का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है बोला है, लेकिन दिया नहीं है। उसको हम यहाँ पे मानेंगे कि लेट रेसिस्टेंस ऑफ स्पेस 5 एंड 4 बी एक्स ओम्स रिस्पेक्टिवली। इसके बाद यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन में कि जो स्पेस 1 का रेसिस्टेंस है वो स्पेस 5 के रेसिस्टेंस से 2 गुना है, इसीलिए हो जाएगा 2x ओम्स। और इसमें दिया है रेसिस्टेंस ऑफ स्पेस 2 इक्वल टू 30 ओम्स और रेसिस्टेंस ऑफ स्पेस 3 इक्वल टू 20 ओम्स। और यहाँ पे करंट हमको दिया हुआ है 22 एम्पियर का और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट का। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो रेसिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल आर। अब हमको मालूम है ओम्स लॉ से आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, तो इसी को यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेसिस्टेंस है 1/R इक्वल टू क्या होगा, 1/, इसको R1 ले लीजिए, प्लस 1/R2 ले लीजिए, प्लस 1/R3 ले लीजिए, प्लस 1/R4 ले लीजिए, प्लस 1/R5, है ना। यहाँ पे R1, R2, R3, R4 और R5 जो है ना वो रेसिस्टेंसेस हैं 1, 2, 3, 4 और 5 स्पेसेस के। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R1 जो है, R1 यहाँ पे दिया हुआ है 2x, इसको हम माने हुए हैं। R2 जो है यहाँ पे 30 ओम है, R3 20 है, R4 x होगा और R5 जो है ना ये आपका 1/AB x होगा। और यहाँ पे R को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो V का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है और एम्पियर 22 है, तो 22 1 जा 22 और 22 1 जा 22 0, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 10 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट हमको रेसिस्टेंस कितना मिला, 10 ओम। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/10 ओम इक्वल टू, इन सब का जो एलसीएम है वो आ जाएगा, देखिए इनका एलसीएम आएगा 60x आएगा ये, क्योंकि 32 जो 60 और 60 से सारे के सारे ये डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको देखिए 2x को 60x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 30 प्लस यहाँ पे मिलेगा 2x प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे 60 मिलेगा, ठीक है। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 1/10 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 60 60 120 और 30 150 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 60x, ठीक है। और इस जीरो को इससे हम लोग काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर लिख के 6x इक्वल टू 150 प्लस 5x। अब 5x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू आ जाएगा 150 ओम, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, 150 ओम। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेट रेसिस्टेंस फॉर स्पेस 5। तो स्पेस 5 और 4 दोनों का नेट रेसिस्टेंस सेम है, जो कि है 150। इसको आंसर में हम लोग लिख लेंगे। तो रेसिस्टेंस ऑफ स्पेस 5 इक्वल टू 150 ओम। अब इसमें क्वेश्चन सी है कि व्हाट इज द करेंट इन स्पेस 3। स्पेस 3 में जो है ना करंट कितना होगा। तो देखिए जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है उसके हेल्प से स्पेस 3 में जो करंट है उसको इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। सी में देखिए यहाँ पे स्पेस 3 में जो रेसिस्टेंस है वो 20 ओम का है। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, और जो वोल्टेज है चूँकि पैरेलल है तो इसका वोल्टेज जो है 220 वोल्ट होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, I3 लिख देते हैं क्योंकि स्पेस 3 के लिए करंट है, इक्वल टू V बाई यहाँ पे R3 लिख देते हैं क्योंकि R3 स्पेस 3 का रेसिस्टेंस है। तो V का वैल्यू यहाँ पे 220 वोल्ट है और R3 जो है वो 20 है। 0 से 0 कटा 2 1 जा इक्वल टू 11 एम्पियर, ठीक है। तो जो स्पेस 3 है ना उसमें जो करंट फ्लो होगा वो 11 एम्पियर का होगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे कि द करंट इन स्पेस 3 इक्वल टू 11 एम्पियर। इसमें क्वेश्चन डी है व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज़ जो है बीच में हम डाल सकते हैं मेन कनेक्शन और बाकी रेस्ट ऑफ द हाउस कनेक्शन से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से,
ताकि एक्सीडेंटल हाई करंट आ जाए, हाई इलेक्ट्रिकल करंट आ जाए, उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाया जा सके। अब इसका आंसर डी में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूजेज एमसीबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सडन सर्जेज इन इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन 35 का यह है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक फ्रेगमेंट से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करना क्यों पॉसिबल या संभव नहीं है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिकंस्ट्रक्शन जो है ना होल ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंट से इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, क्योंकि ये सिंपली सेल बाय सेल से डिवाइड नहीं हो सकते। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केवल रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो टिश्यू के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं और टिश्यू बाद में जाके ऑर्गन के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं, व्हिच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनिट पोजीशंस इन द बॉडी, और उसके बाद एक डेफिनिट पोजीशन में बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। और इस प्रकार का बहुत ही केयरफुली जो ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन होता है इसमें हम बोले कि इंडिपेंडेंट होकर सेल बाय सेल डिवीजन हो, ये बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसके आंसर में लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite positions in the body. Therefore, cell by cell division with different structures and functions would be impractical. इसका क्वेश्चन बी है, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन। इलुसिडेट कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, ये रिप्रोडक्शन के लिए एक नेसेसरी लिंक है, इसको हमको इलुसिडेट करना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे समझाया है कि द होल न्यू सेट ऑफ चेंजेज अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। इनको हम बॉडी इनलार्जमेंट नहीं बोल सकते, नए नए फीचर इसमें बनते हैं, नए नए बॉडी के प्रोपोर्शन चेंज होने लगते हैं और नए सेंसेशन बनने लगते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स पैदा होने लगते हैं बॉडी में जब हमारा बॉडी का ग्रोथ एडल्ट साइज तक हो जाता है और जनरल बॉडी ग्रोथ जो है ना स्लो डाउन होने लगता है। पूरे के पूरे बॉडी में नए किस्म के चेंज होने लगते हैं और ये जो चेंज कब होते हैं, जब हमारा बॉडी जो है प्यूबरिटी की तरफ जाने लगता है एडोलसेंस के पीरियड में। इसमें जो चेंज बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं तो कुछ चेंज दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि आर्म पीठ पे बाल आना, और कुछ चेंज जो है ना दोनों में अलग अलग होने लगते हैं, जैसे कि लड़कियों में जो ब्रेस्ट टिप होता है निप्पल उसके स्किन का डार्क होना, उनमें मेंस्ट्रुएशन आना, और लड़कों में नया थिक हेयर ग्रोथ होना फेस पे और उनके वॉइस का क्रैक होना। अब इसका आंसर में लिखेंगे कि सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इज अ नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो टू इट्स एडल्ट साइज। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, reproductive tissues begin to mature. A whole new set of changes in the appearance of the body takes place, like change in body proportions, new features appear. The period during adolescence is called puberty. There are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breasts. Also, girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. 35 के आर में क्वेश्चन ये है, हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अलिट्रेशन इन द नीचेज। कि नीचेज में ड्रास्टिक अलिट्रेशन होने पे जो वेरिएशन होता है वो काहे यूजफुल होता है स्पीसीज के लिए। इसके आंसर में लिखेंगे कि वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर स्पीसीज if there is drastic alteration
इन द नीचेज एज इफ द नीचेज। इसके आंसर में लिखेंगे कि वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीचेज एज इफ द नीच वेयर ड्रास्टिकली अल्टरेटेड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। तो देखिए वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीसीज जो है उसमें ड्रास्टिक या ड्रामेटिक अल्टरेशन हो रहा है उसके नीचेज में, और जब नीचेज जो है ना ड्रास्टिकली अगर अल्टरेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो उनका पूरा का पूरा जनसंख्या या पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट इन अ न्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशंस देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर वेरिएशन होगा, जो भी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है उसको फेस करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स में उसी पॉपुलेशन में, तो उनके पास चांस होगा सर्वाइव करने का या बचने का। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। इसी कारण से वेरिएशन जो है ना काफ़ी लाभकारी होता है एक स्पीसीज के लिए लंबे समय में सर्वाइवल करने के लिए। 35 के आर में क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन हाउ द यूटेरस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यूटेरस और प्लेसेंटा कैसे नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इसको हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब इसके आंसर को लिखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद और एम्ब्रियो बनने के बाद द यूटेरस इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव द एम्ब्रियो एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फोटस। जो यूटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, और साथ ही साथ जो फोटस या भ्रूण होता है उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो लाइनिंग होता है यूटेरस में वो मोटा होने लगता है और ब्लड को रिचली सप्लाई करने लगता है ताकि जो एम्ब्रियो ग्रो होता है उसको नरिश कर सके, उसको पोषण दे सके। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की हेल्प से एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है माता के ब्लड से। इट इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वाल, और ये जो है ना यूटेरिन वाल में एम्बेडेड होता है, जुड़ा होता है। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और इसमें विली होता है। विली जो पोषण को चूसने वाले बाल टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं एम्ब्रियो के साइड में ये होता है उसके टिश्यू में। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस व्हिच सराउंड द विली, और मदर के साइड में ब्लड स्पेसेस होते हैं जिसमें विली सराउंडेड होता है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाई विली टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। इससे एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन का या शोषण का विली से, जो कि पास होता है मदर से एम्ब्रियो में। द डेवलपिंग एम्ब्रियो आल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को भी जनरेट करता है जिसको रिमूव किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र करके मदर के ब्लड में प्लेसेंटा के द्वारा। और इसके लास्ट में लिखेंगे कि द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। और जो बच्चे का जन्म होता है उसका कारण होता है रिदमिक कंट्रैक्शंस होता है मसल्स में, जो कि यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं।